आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी मामलों का अंतरण। दीवानी मामलों का अंतरण जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 22 से लेकर के 25 तक दिया हुआ है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अंतर्गत दिया हुआ था। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 22 में अंतरण का सामान्य नियम बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी मामले में दो या अधिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार हो, कितने न्यायालयों को? दो या अधिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार हो और उनमें से किसी एक न्यायालय में दावा या वाद संस्थित कर दिया गया हो, तो प्रतिवादी द्वारा ऐसे मामले का अंतरण करवाने की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात है कि मामले का अंतरण कराने के लिए प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जाता है। लेकिन जब कोई प्रतिवादी मामले का अंतरण करने के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे आवेदन करने से पहले यह आवश्यक है कि मामले के सभी संबंधित पक्षकारों को इसकी सूचना दी जाए। बिना सूचना के ऐसा आवेदन नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे मामले में सूचना दिए जाने का नियम कैसा है? आबद्धकारी नियम है। ये जो प्रोविजन है पक्षकारों को, संबंधित पक्षकारों को सूचना देने का, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अंतरण का आवेदन करने के समय अथवा पहले अन्य संबंधित पक्षकारों को क्यों सूचना दी जाती है? इसलिए सूचना दी जाती है कि यदि उनमें से किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो, क्या हो? आपत्ति हो तो ऐसी आपत्ति न्यायालय के समक्ष पेश की जा सके। मामले के अंतरण का आवेदन उस न्यायालय में नहीं किया जाता है जिसमें वाद संस्थित किया गया हो, बल्कि ऐसे किसी अन्य न्यायालय में किया जाता है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 के अंतर्गत जो क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति की जाती है, वह जिस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया है उसी न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। लेकिन अगर अंतरण का आवेदन पेश करना है तो किसी अन्य न्यायालय में, अर्थात अपीलीय न्यायालय में अंतरण का आवेदन पेश किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम। धारा 21 और धारा 22 के प्रावधानों में क्या अंतर है? नंबर एक अंतर तो यही है कि क्षेत्राधिकार के आधार पर जो आपत्ति होती है वो प्रतिवादी के द्वारा, जबकि धारा 22 के अंतर्गत अंतरण का आवेदन किसी भी पक्षकार के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है कि धारा 21 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार पर आपत्ति उसी न्यायालय के सामने की जाती है जिसमें वाद संस्थित किया गया है, जबकि अंतरण का आवेदन किसी अन्य न्यायालय को किया जाता है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 23 बताती है कि अंतरण का आवेदन निम्न न्यायालयों में पेश किया जाता है। यह धारा बताती है कि जो अंतरण का आवेदन है किस न्यायालय में पेश किया जाता है। तो पहला है इसका कि यदि ऐसे न्यायालय, दो या अधिक न्यायालय, एक ही अपीलीय न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय के अधीनस्थ हों तो
अंतरण का आवेदन ऐसे अपीलीय न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय के समक्ष किया जाएगा। जैसे एक न्यायालय तो हुआ ये और दूसरा न्यायालय हुआ ये, इसके ऊपर ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय हैं और यह है जिला न्यायालय, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो आवेदन किस में किया जाएगा? अंतरण का आवेदन इस न्यायालय में किया जाएगा। दूसरी बात है कि यदि ऐसे न्यायालय अलग अलग अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हों लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हों तो आवेदन कहां पर किया जाएगा? उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाएगा। दो न्यायालय हुए अधीनस्थ न्यायालय, ये हुआ आपका जिला न्यायालय और एक है ये जिला न्यायालय और ये है उच्च न्यायालय। तो आवेदन कहाँ किया जाएगा? इस न्यायालय में। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। यदि ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हों तो ऐसी दशा में अंतरण का आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में दावा पहले संस्थित किया गया है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अंतरण का आवेदन कब किया जाए। नंबर 1, ऐसा आवेदन प्रथम उपलब्ध अवसर पर या विवाहधकों के स्त्रीकरण से पूर्व या के समय तक किया जा सकता है। अगर असामान्य परिस्थिति है तो इसके बाद भी किया जा सकता है। किसी मामले का अंतरण के लिए आवेदन धारा 23 में विहित न्यायालय के सामने किया जाता है। जो जिन पक्षकारों को ऐसे आवेदन की सूचना दी गई है उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाता है। अब अंतरण की शक्ति के बारे में धारा 24 बताती है कि जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा किसी मामले के अंतरण करने की शक्ति का उपयोग कब किया जा सकता है? या तो आवेदन करने पर या फिर स्वयं किया जा सकता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या उच्च न्यायालय किसी विचारित मामले को अपने अधीनस्थ न्यायालय से मंगवा सकता है? तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 24 ये कहती है कि उस मामले को मंगवा कर उसका स्वयं विनिश्चय कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। इस शक्ति को उच्च न्यायालय की असाधारण मूल क्षेत्राधिकार अर्थात असाधारण मूल दीवानी अधिकारता के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि हाई कोर्ट को मूल रूप से एक अपीलीय न्यायालय के रूप में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसलिए सामान्यतः उसमें मूल क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब इस शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो इसे असाधारण मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी दावा अंतरण करने की शक्ति प्राप्त है? इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25 कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी दावों को अंतरण करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का उपयोग आवेदन किए जाने पर ही कर सकता है। आवेदन किए जाने पर कर सकता है। इसके संबंध में ही भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 139 क्लॉज ए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले को अंतरण करने की शक्ति का प्रयोग आवेदन किए बिना भी कर सकता है। मामले के अंतरण शक्ति के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता है कि एक ही राज्य की सीमाओं में मामला एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अंतरित किया जाए या एक राज्य के अधीनस्थ न्यायालय से
दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय को अंतरण किया जाए या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरित किया जाए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ऐसा आदेश देते समय न्यायालय द्वारा यह विचार किया जाएगा कि ऐसा अंतरण न्याय के हित में, किसके हित में? न्याय के हित में और मामले के पक्षकारों के लिए सुविधाजनक रहेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि अंतरण का आवेदन देरी से या तंग करने के लिए किया गया है, तो आवेदक के विरुद्ध आदेश दिया जा सकता है कि वह प्रतिकर की अदायगी करे। ऐसे प्रतिकर की राशि 2000 रुपये, कितने? 2000 रुपये तक की हो सकती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रतिकर विपक्षी पार्टी को दिया जाता है, न कि राज्य सरकार को। थैंक यू।